हेलो एवरीवन, आई एम अर्जुन और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि हमारी रैपिड रिवीजन सीरीज चल रही है छत्तीसगढ़ की, उसके सीक्वेंस में हमारी ये दूसरी वीडियो है जिसमें हम सेक्शन 2 को डील करते हैं, क्योंकि हमारा सेक्शन 2 डेफिनेशन क्लॉज है, जिसमें कई बार प्रीलिम्स में ये सवाल पूछा जाता है कि सेक्शन 2 या डेफिनेशन क्लॉज में कितनी डेफिनेशंस हैं। तो इसमें डेफिनेशन जो है टोटल वो है डेफिनेशन, याद रखिएगा। हम देख लेते हैं। एकोमोडेशन मीन्स एनी बिल्डिंग और पार्ट ऑफ बिल्डिंग whether residential or non-residential leased out by landlord to the tenant and include जोड़ता है open space, staircase, ground, garden, garage and all facilities and amenities forming part of agreement between them of any land which is not being used for agriculture purposes। मतलब ये बता रहा है कि कोई एकोमोडेशन है जो कि एक रेजिडेंशियल एरिया है। ये रहा आपका घर, और इसके बाहर अगर कोई एक एरिया है जो कि नॉन रेजिडेंशियल है, वो भी एकोमोडेशन का पार्ट माना जाएगा तब जब उस पे कोई एग्रीकल्चर, कोई खेती वगैरह ना की जा रही। और साथ साथ में इसने इंक्लूड भी बताया कि किन की चीजों को हम इसमें जोड़ते हैं, ओपन स्पेस को, स्टेयरकेस को, ग्राउंड को, गार्डन को, गैराज को और कोई और फैसिलिटीज जिन्हें जो है एग्रीमेंट के द्वारा लैंडलॉर्ड और टेनेंट ने एग्री किया हो। मानिए कि कई बार कई सारी एमिनिटीज दे दी जाती हैं, सोफा, अलमीरा, ये सारी चीजें भी उसका पार्ट मानी जाएंगी। हम आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए मैंने चीजें आपके समझाने के लिए लिख रखी हैं अलग से। बिल्डिंग एंड पार्ट ऑफ बिल्डिंग विद रेजिडेंशियल एंड नॉन रेजिडेंशियल ओपन स्पेस वैकेंट लैंड अटैच टू द लीज्ड प्रॉपर्टी। मैंने कहा ना, ये अगर जो है घर है और इसके बगल में जो सटा हुआ जो उसका सर्कमस्टेंसेस है, उसमें अगर वैकेंट लैंड है तो वो इसी का पार्ट माने। स्टेयर केस चाहे इंटरनल हो एक्सटर्नल हो, वो भी इसका पार्ट होगी। ग्राउंड्स, प्ले ग्राउंड, कोर्टयार्ड और ओपन लैंड अटैच्ड, ये भी इसी का पार्ट मानी जाएगी एकोमोडेशन की। अगर कोई जो है गार्डन है, लॉन है, ये सारी चीजें भी उसी का पार्ट होंगी। गैराज है, वो भी जो है अगर व्हीकल के पार्किंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो भी इसका पार्ट मान। तो ये ध्यान रखिए, कई बार जो है इंक्लूड करके एक क्वेश्चन आ जाएगा, एकोमोडेशन इंक्लूड, इनमें से चीजें दी जाएंगी, तो इसको ध्यान रखें। फैसिलिटीज एंड एमिनिटीज पार्ट ऑफ द लीज एग्रीमेंट, जो भी एग्रीमेंट बन रहा है लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में, जो भी उसमें लिखी जा चुकी हैं, उन फैसिलिटीज को हम इसका जो है पार्ट मान लेंगे। और क्या नहीं होगा, एक्सक्लूड करता है किसको, जो लैंड है जो कि एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल की जा रही है, वो जो है इसे एक्सक्लूडेड है, वो जो है एकोमोडेशन में नहीं आएगी। अगर एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल नहीं हो रही है तो वो लैंड एकोमोडेशन का पार्ट होगी, अगर वो एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल हो रही है तो नहीं होगी, नॉट यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेस। और जो दूसरी और तीसरी डेफिनेशंस हैं उन्हें भी देखते हैं। दूसरी डेफिनेशन है एग्रीमेंट की, बात करती है एग्रीमेंट मींस द रिटन एग्रीमेंट एक्सिक्यूटेड बाय द लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट एज रिक्वायर्ड अंडर दिस एक्ट। मतलब जो एक्ट, जैसा ये एक्ट कह रहा है उस हिसाब से एक रिटन होंगी। ये जो है एग्रीमेंट जो है रिटन एग्रीमेंट होगा, इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी जाएंगी लैंडलॉर्ड और टेनेंट के एग्रीमेंट के बाद में। जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वो डिस्ट्रिक्ट्स मींस द डिस्ट्रिक्ट्स एज कंस्टिट्यूट इन द छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड। जो भी डिस्ट्रिक्ट्स छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड में है, वही डिस्ट्रिक्ट एज इट इज यहाँ भी मानी जाएगी। सेक्शन 24 हैबिचुअल डिफॉल्टर की बात करता है कि कौन सा व्यक्ति हैबिचुअल डिफॉल्टर होगा। सेक्शन 24 हैबिचुअल डिफॉल्टर मींस अ टेनेंट who fails in a period of 12 months on 3 or more occasions to pay in full rent and all dues to the landlord on the due date in accordance with the agreement। जो भी एग्रीमेंट पे कोई जो है डेट फिक्स हो रही है, उस ड्यू डेट पे वो पेमेंट नहीं कर रहा है, डिफॉल्ट कर रहा है, या फिर जो है ये डिफॉल्ट 3 टू मोर ओकेजन हो रही है, मिनिमम जो है 3 बार उसने जो है डिफॉल्ट कमिट किया हो विद इन 12 मंथ। कई बार इस पे सवाल पूछा जाएगा, उस पे ये 12 मंथ को हटा करके 1 ईयर भी लिख सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे इस चीज को ध्यान रखिएगा कि आप यहाँ से 12 मंथ ध्यान रखिएगा। 12 मंथ में वो जो है अगर कोई इस तरह का वो करता है कि ये डिफॉल्ट कर रहा है 3 या 3 से ज्यादा बार, तो ये जो है हैबिचुअल डिफॉल्टर होगा। ये देखिए यहाँ पे मैंने बना रखा है टेनेंट और जो है ये हाउस है, और इसने जो है पेमेंट मिस किया है 1, 2 और 3, 3 या 3 से ज्यादा बार, तो हैबिचुअल डिफॉल्टर हो जाएगा। तो
फिर कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, एज पर द जो है एक्ट लैंडलॉर्ड लीगल एक्शन लेगा। अब लैंडलॉर्ड कौन हो सकता है, हमारे इस एक्ट के अकॉर्डिंग सेक्शन 5 जो है बताता है कि लैंडलॉर्ड कौन होता है इस एक्ट के अकॉर्डिंग। लैंडलॉर्ड मीन्स अ पर्सन हु फॉर द टाइम बीइंग इज रिसीविंग, जो कि रिसीव कर रहा है, और एंटाइटल टू रिसीव, या तो रिसीव कर रहा है या उसे एंटाइटल या प्राधिकृत कर दिया गया हो कि भैया तुम रिसीव करोगे। यानी कि ये जो है मिस्टर ये हैं जो कि लैंडलॉर्ड हैं, इन्होंने मिस्टर बी जो कि इनके सर्वेंट थे, इनको इन्होंने कहा कि आप जो है एंटाइटल्ड हैं, आप रेंट हमारे बिहाफ पे रिसीव कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में ये भी टेनेंट के लिए लैंडलॉर्ड माने जाएंगे, मिस्टर बी भी। लैंडलॉर्ड मीन्स अ पर्सन हु for the time being is receiving or entitled to receive the rent of any accommodation, whether on his own account or on account of or on behalf of, or for the benefit of any other person as a trustee, guardian, receiver, or any other person who would so receive the rent or to be entitled to receive the rent if accommodation were let to the tenant। सीधी बात है कि इसमें मान लीजिए कोई ट्रस्टी है, कोई एक प्रॉपर्टी है, मानिए कि कोई प्रॉपर्टी है, एक प्रॉपर्टी है, इस पे किसी व्यक्ति को ट्रस्टी बना दिया गया, वो बेनिफिशियरी के बिहाफ पे रिसीव कर रहा है रेंट। इस कंडीशन में ये ट्रस्टी भी क्या हो जाएगा, लैंडलॉर्ड हो जाएगा। अगर कोई गार्जियन है, मानिए कोई फादर है या कोई और गार्जियन हो गया, वो जो है रिसीव कर रहे हैं रेंट ऑन बिहाफ ऑफ जो है अपने वार्ड के, तो इस कंडीशन में वो गार्जियन भी क्या हो जाएंगे, लैंडलॉर्ड हो जाएंगे। मतलब कोई भी व्यक्ति जो रिसीव कर रहा है या फिर एंटाइटल्ड है किसी भी तरीके से टू रिसीव द रेंट, वो लैंडलॉर्ड होगा। ध्यान रखिएगा, लैंडलॉर्ड पे सवाल अक्सर पूछा जाता है। सेक्शन 26 बात करता है म्युनिसिपल एरिया की। मींस द म्युनिसिपल एरिया और नगर पंचायत आर एज डिफाइंड, नगर पंचायत एरिया एज डिफाइंड अंडर छत्तीसगढ़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1956 और छत्तीसगढ़ म्युनिसिपलिटी एक्ट 1961 एज द केस मे बी। इस पे पीटी का सवाल अगर बनेगा तो यह हो सकता है इन दोनों एक्ट को रखें या इनके जो है ईयर्स को बदल करके पूछ सकते हैं, इसलिए इनको भी ध्यान रखिए। सेक्शन 27 नोटिफिकेशन की बात करता है, रिफर्स टू द रेलेवेंट नोटिफिकेशंस ऑफ द गवर्नमेंट एज पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल गजट। जो भी ऑफिशियल गजट में आएगा वो जो है नोटिफिकेशन होगा। सेक्शन 28 ओल्ड एक्ट मींस द छत्तीसगढ़ एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1961, इसका एक्ट नंबर ध्यान रखिएगा विथ ऑल अमेंडिंग एक्ट्स, ये सारे जो है क्या हो जाएंगे, ओल्ड एक्ट कहलाएंगे। सेक्शन 29 रेंट की बात करता है, मींस द कंसिडरेशन पेएबल बाय टेनेंट टू द लैंडलॉर्ड अगेंस्ट द एकोमोडेशन, है ना, कॉन्ट्रैक्ट में तो हम पढ़ते ही हैं वो कंसिडरेशन जो कि रेंट है। सेक्शन 210 बता रहा है कि रेंट कंट्रोलर कौन होगा, मींस द ऑफिशियल सो अपॉइंटेड अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ द सेक्शन 7 ऑफ द एक्ट, से हम फर्दर अगली क्लास में पढ़ेंगे डिटेल में। इसका जो है आप ये ध्यान रखिएगा कि सेक्शन 210 बता रहा है रेंट कंट्रोलर के बारे में। सेक्शन 211 बता रहा है रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल के बारे में, एक बॉडी है जो कि जो है अगर कोई कंफ्लिक्ट अराइज हो रहा है उनको जो है ये बैलेंस करेगी। जब कोई मामला अगर कोई डिस्प्यूट अराइज हो रहा है रेंट से रिलेटेड तो फिर जो है रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल का रोल है, इसकी भी डेफिनेशन ध्यान रखिएगा। सेक्शन 212 repealed act refers to the Chhattisgarh Accommodation Act 1961 with all the amending acts up to the date of the selective repeal by section 10 of this act, इसको भी ध्यान रख सकते हैं आप। लेकिन लैंडलॉर्ड, रेंट कंट्रोलर, इस तरह की डेफिनेशंस अक्सर पूछी जाती है। एकोमोडेशन और हैबिचुअल डिफॉल्टर, इन डेफिनेशंस को आप जरूर पढ़िएगा ढंग से। अब सेक्शन 13 जो कि बात कर रहा है social nuisance की। Social nuisance means a tenant who frequently uses the accommodation to commit any or all of the act listed in the serial 10 of the schedule 4। schedule 4 की serial 10 में बताया गया, उसे हम देख लेते हैं। never to become a social nuisance during the currency of the tenants, मतलब जो है कोई इस तरह का social nuisance आपको नहीं करना है ड्यूरिंग द जो है टेनेंसी। इसे हम देखेंगे, इसके साथ एक एक्सप्लेनेशन अटैच्ड है इस शेड्यूल में, यूनिट 10 के साथ में। वो एक्सप्लेनेशन बताता है सोशल न्यूसेंस मींस डूइंग और कॉजिंग टू बी डन
एनी और ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स, कुछ एक्ट की एक लिस्ट बना दी इसमें। इस तरह का अगर कोई काम आप करते हैं तो जो है ये सोशल न्यूसेंस होगा। ड्रंक एंड ब्रॉवल, नशा करके झगड़ना, वाइफ बेसिंग, पत्नी को मारना, प्रोस्टिट्यूशन, वैश्यवृत्ति के लिए अगर आप उस अकोमोडेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो भी आप जो है न्यूसेंस कर रहे हैं। हैबिचुअल लेट नाइट नॉइज कर रहे हैं, है ना, पार्टी कर रहे हैं, जिससे बाकी जो आपके पड़ोस में रह रहे हैं उनको दिक्कतें आ रही हैं, तो भी ये सोशल न्यूसेंस माना जाए। अगर जो है ये देखिए नॉर्मल नॉइज है, जैसे जो है नेबर्स डिस्टर्ब हो रहे हैं, स्पिटिंग इन द कॉमन फैसिलिटीज, मान लीजिए कि अगर आप घर में चढ़ रहे हैं, मतलब एकोमोडेशन में चढ़ रहे हैं लेकिन कॉमन फैसिलिटीज कुछ है, वहां पे आप थूक देते हैं, पान खा के थूक दिया, या फिर जो है स्टोरेज ऑफ एनी हैजॉर्डस स्टफ, कोई जो है चीज ला करके आपने रख दी वहां पे हैजॉर्डस चीज को, स्टोरेज एनी स्टफ और ऑफेंसिव ऑर्डर, कोई जो है कूड़ा कचरा आपने रख दिया जिससे जो है बदबूदार गैस निकल रही है, कुछ चीजें हो रही हैं, ये सारी चीजें जो है सोशल न्यूसेंस का पार्ट मानी जाएंगी। साथ ही साथ देखिए इसमें यहाँ और भी लिखा है लेटिंग लूज वाटर, गंदा पानी निकालना, स्पॉइलिंग द एनवायरनमेंट बाय डूइंग और प्रमोटिंग एन इम्प्रॉपर डिफिकेशन, ये भी जो है इम्प्रॉपर जो है डिफिकेशन भी इसका जो है न्यूसेंस का पार्ट माना जाएगा। तो ऐसा कोई भी है जो इमीडिएट नेबर्स को परेशान कर रहा है, जिनसे जो है इस तरह की दिक्कतें पैदा हो रही है नेबर्स के साथ में, वो सोशल न्यूसेंस होगा। सेक्शन 214 बता रहा है टेनेंट के बारे में। टेनेंट मीन्स द पर्सन बाय हुम और ऑन हुज अकाउंट और बिहाफ, तीन बात बताई, बाय हुम यानी कि वो खुद या उसके जो है अकाउंट, और ऑन बिहाफ इज ऑन बिहाफ इज और बट फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस और इम्प्लाइड वुड बी पेएबल फॉर एनी एकोमोडेशन टू हिज लैंडलॉर्ड। मतलब इसने ये कहा या तो वो खुद दे रहा है या उसके बिहाफ पे कोई और व्यक्ति दे रहा है जो है लैंडलॉर्ड को रेंट, तो वो जो है टेनेंट कहलाएगा। और इसमें इंक्लूड करता है द पर्सन हु इज continuing its possession after the termination of its tenancy otherwise than by the order or decree for the eviction passed under the provisions of this act। मतलब ये चीज ये कह रहा है कि कोई ऑर्डर और डिग्री पास हो रही है उसके इतर अगर कोई भी व्यक्ति जो है, जो भी व्यक्ति रह रहा है उसके बिहाफ पे कर रहता भी है, तो भी जो है वो टेनेंट माना जाएगा अगर उसकी जो है वो टेनेंसी टर्मिनेट होती है उसके बाद में। सेक्शन 214 टेनेंट, टेनेंट मींस द पर्सन बाय whom और on whose account or behalf rent is but for a contract express or implied could be payable for any accommodation to his landlord including the person who is continuing its possession after the termination of his tenancy otherwise than by an order or decree for eviction passed under the provisions of this act। मतलब ये चीज ये बात कह रहा है कि या तो वो खुद है या उसके बिहाफ पे कोई व्यक्ति रह रहा है, या फिर जो है टर्म टेनेंसी के टर्मिनेट हो जाने के बाद में भी कोई व्यक्ति रह रहा, वो भी जो है टेनेंट माना जाएगा। और इसका जो है सेकंड सब क्लॉज क्या कहता है, इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ द पर्सन, मतलब जो है टेनेंट है उसकी मृत्यु के बाद में क्या होगा, इन द केस ऑफ एकोमोडेशन लेट आउट टू द रेजिडेंशियल पर्पसेस हिज सर्वाइविंग स्पाउस सन डॉटर मदर एंड फादर हु हैड बीन ओनली रिजाइडिंग with him in such accommodation as a member of his family up to his death। उसकी मृत्यु तक जो भी उसके साथ रह रहा था वो जो है इसमें टेनेंट माना जाए। ऐसी ऐसी दूसरी क्लॉज में, क्लॉज बी में लिखा गया है कि अगर कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी चल रही थी वहां पे उसकी मृत्यु के बाद जो भी उस एक्टिविटी को करेगा, कॉमर्शियल एक्टिविटी को करेगा, दुकान को चलाएगा या व्यवसाय करेगा, वो जो है भी टेनेंट माना जाएगा अगर उसके साथ उसका जो है सगा संबंधी। देखिए इसमें लिखा हुआ है इन द केस ऑफ एकोमोडेशन लेट आउट फॉर कॉमर्शियल और बिजनेस पर्पसेस हिज सर्वाइविंग स्पाउस सन डॉटर मदर फादर, इस इन सारे नाम को ध्यान रखिए क्योंकि जब बनाया जाएगा इस पे सवाल तो इसमें कई ऐसे व्यक्ति को भी, अंकल आंटी इन सबको भी ऐड करेंगे, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि आप में जो है कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं। एंड द फादर हु हैड बीन ओनली कैरिंग ऑन बिजनेस with him in such accommodation as the member of family up to his death।
मतलब जो उसके साथ मिल करके बिजनेस कर रहे थे उसकी मृत्यु तक, वो सारे लोग जो है क्या हो जाएंगे, टीनेंट हो जाएंगे इसके मृत्यु के। ओके, थैंक यू फॉर टुडे। और इस जो है लेक्चर का पे बेस्ड हमारी एक बुकलेट है जो कि हमारे टेलीग्राम चैनल पीसीएस जे बाय अमित सर पे उपलब्ध है। इसे आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और इस पे आपको कई सारे जो है एमसीक्यूज भी मिलेंगे, जिसे आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्लास हम जो है आगे के सेक्शंस पे इस पे लेने वाले हैं।